सौरभ अपनी पत्नी को दुबई से बहुत पैसे भेजता और कहता मेरी बेटियों को हर तरह की सुख सुविधा दिया करो। तो गरिमा ने बच्चियों को अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया तो उसकी देवरानी उसे जलने लगी और उसने किसी को पैसे देकर दुबई में सौरभ को मरवा दिया ताकि गरिमा और उसकी बच्चियां भूखी मर जाएं। लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब हर महीने सौरभ के नाम पर पैसे आते रहे। तो उसने शोर मचा दिया कि सौरभ मर गया है और गरिमा का कोई आशिक उसे पैसे भेजता है। ऐसे उसे निकलवा दिया। अगली सुबह देवरानी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब बाहर सौरभ ने परदेश से एक बड़ी रकम का ड्राफ्ट भेजा था। नोटों को हाथ में देखकर घर का हर सदस्य हैरत भरी नजरों से देख रहा था। गरीबी से लड़ते परिवार के लिए नोटों की ये बड़ी बड़ी गड्डियां किसी खजाने से कम नहीं थीं। भाभी अब तो हमारे मज़े हो गए। सौरभ भाई हर महीने बाहर से इतने पैसे भेजा करेंगे। हम दोनों देवरानी जेठानी खूब सारी शॉपिंग किया करेंगे और मज़े मज़े के खाने बनाकर खाया करेंगे। गरिमा की देवरानी अनामिका ने गरिमा को मक्खन लगाते हुए कहा। गरिमा गंभीरता से मुस्कुराकर रह गई। खुश तो वो भी बहुत थी। आखिरी कठिनाई के दिन खत्म हो ही गए थे, लेकिन किस कीमत पर ये तो बस वो खुद ही जानती थी। छोटी छोटी दो बच्चियों का साथ था और भरी जवानी में ही सौरभ उसे छोड़कर प्रदेश सिर्फ इसलिए कमाने चला गया था कि घर की हालत किसी तरह संभलने को ही नहीं आ रहे थे। आप ऐसा करिए, आधे पैसे मुझे दे दे, मैं सामान मंगवाने के लिए इसे रख देती हूँ। देवरानी ने बड़े मजे से आधे रुपए अपने कब्जे में करते हुए कहा। गरिमा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वो हाँ में सिर हिलाने लगी थी जब अचानक गरिमा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। गरिमा ने चौंक कर मोबाइल देखा। विदेश से कॉल थी। सौरभ का फोन था। गरिमा के होठों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। भाभी उठाए ना कॉल और भाई को बताया कि हमने घर बनवाना है, अगले महीने ज्यादा पैसे भेजे। दुरानी ने लाड से कहा तो गरिमा ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी ओर सौरभ सबका हालचाल पूछने लगा। सभी प्यार से आसपास जमा हो गए थे। गरिमा मुस्कुराते हुए सौरभ को सबकी बातें बताने लगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भिजवाए हैं, ज़रूरत का सामान लेने के बाद दोनों बच्चियों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना। यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चियों का अच्छा भविष्य बन जाए। मैं हर महीने उनके स्कूल की फीस भेजता रहूँगा, बस तुम लापरवाही मत बरतना। अपने खर्चे कम करना पड़े तो वो भी कम कर दो। सौरभ की बात पर गरिमा कुछ पल के लिए चुप सी हो गई थी। लाउड स्पीकर ऑन था, सभी ये बातें सुन रहे थे। देवरानी का मुंह बन गया। लो, हम अपना भला सोच रहे हैं, इधर तो सौरभ भाई पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। उसने पटकने वाले अंदाज में सारे पैसे गरिमा के सामने फेंके और उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे उसका पति भी एक नफरत भरी निगाह गरिमा पर डालता अंदर चला गया। गरिमा अपनी जगह चोर सी बन गई, मगर अंदर से चाहती तो वो भी यही थी। दोनों बेटियां स्कूल जाने की उम्र में थीं, लेकिन फिलहाल उनकी शिक्षा पर कुछ खर्च न किया गया था। सौरभ ने जोर देकर कहा था, इसलिए गरिमा मानते ही बनी। वो अगली सुबह ही जाकर दोनों बेटियों का शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाई। एडवांस एडवांस के नाम पर अच्छे खासे रुपए चाहिए थे। गरिमा ने सौरभ के भेजे हुए आधे से ज़्यादा पैसे स्कूल में जमा करवा दिए। देवरानी ने तो उससे बोलचाल बंद कर दी थी। देवर भी आते जाते उसे ताने मारता रहता, मगर गरिमा ने अपने कान बंद कर लिए थे। उस दिन गरिमा बच्चियों को लेने स्कूल गई। वापसी पर उसे ट्रैफिक के कारण थोड़ी सी देर हो गई थी। थकी हारी जिस समय वो घर आई, घर में असाधारण सी खामोशी थी। गरिमा और उसकी देवरानी एक एक दिन अपनी अपनी बारी पर खाना बनाया करती थी। आज गरिमा की देवरानी की बारी थी। दोनों बच्चियां भूखा शोर मचा रही थीं। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, गरिमा ने प्यार से दोनों बेटियों को कहा। महंगे स्कूल में पढ़ने के कारण उनमें बहुत अच्छे बढ़ाव आने लगे थे। गरिमा सीधा किचन में आ गई, लेकिन किचन में आते ही उसका दिल धक से रह गया। सामने पतीली में सब्जी रखी हुई थी। गरिमा ने पतीली का ढक्कन उठाया। अंदर काफी सारा पानी था, जिसके अंदर दो आलू पड़े थे। गरिमा ने घबरा कर हॉटपॉट का ढक्कन उठाया। इसमें सिर्फ एक ही रोटी पड़ी हुई थी। अचानक गरिमा की नज़र घड़ी पर पड़ी। वहाँ 3 बज रहे थे। बच्चियों को बहुत भूख लगी थी और वो इस तरह की सब्जी तो किसी हाल में ना खा सकती थी। गरिमा ने भी पलटकर देवरानी को आवाज़ लगाई, अनामिका, अनामिका, आज खाना इतना कम क्यों बनाया था। गरिमा ने नरमी से पूछा, मगर अनामिका जो किसी काम से किचन में आ रही थी, एकदम हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जोर से ज़मीन पर पटक कर बोली, खाना कम बनाया है, खाना अच्छा नहीं बनाया। आज आलू क्यों बनाए, आज दाल क्यों बनाई है। ये किस तरह के नखरे हैं तुम्हारी बेटियों के। जो पैसे तुम्हारा पति भेजता है वो तो सारे के सारे तुम अपनी बेटियों के महंगे स्कूल में भर देती हो। ये घर और उसके सारे खर्चे तो मेरे पति की मामूली सी सैलरी पर चल रहे हैं। अब मेरे पति की इतनी सी सैलरी में तो यही कुछ बनेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें ये सब्जी नहीं खाना तो ज़्यादा चिंता मत करो, ये सब्जी मैंने राकेश के लिए रखी है, हटो यहाँ से। देवरानी ने आगे बढ़कर पतीला एक छोटा से बाउल में उल्टा और बाउल का ढक्कन बंद किया और हॉटपॉट में से रोटी निकालकर अंदर कमरे में ले गई। गरिमा हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रही। उसने आज से पहले तो खाने को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की थी। घर में जो भी बनता सभी भगवान का धन्यवाद करके खा लेते थे
और ऐसा भी नहीं था कि सौरभ की भेजी गई सारी पूंजी बच्चियों के स्कूल पर लगती थी। गरिमा उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा देवर को दिया करती थी ताकि वह घर के खर्चे चला सके। दोनों बेटियां हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई थीं और माँ से खाना मांग रही थी। गरिमा ने बस निगाह ठंडे चावलों पर डाली। आप लोग अंदर कमरे में जाकर बैठो, मैं अंडा बनाकर लाती हूँ। गरिमा ने बच्चियों को टाला, वो दोनों अपने कमरे में चली गईं। गरिमा ने जैसे तैसे करके एक अंडे को आधा आधा करके दोनों बच्चों के लिए बनाया और रोटी बनाकर उनके लिए कमरे में ले गई। हालांकि उसे खुद भी बहुत भूख लगी थी, मगर फ्रिज खाली पड़ा था। और दूसरा, अनामिका की बात पर वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब से उसने दोनों बच्चियों को स्कूल में डाला है, अनामिका का व्यवहार उसके साथ इतना ख़राब क्यों हो गया है। अगले दिन दोनों बच्चियों का रिजल्ट आया था। संयोग से उसी दिन अनामिका के बेटे का भी रिजल्ट आया, जो मोहल्ले के ही स्कूल में पढ़ता था। दोनों बेटियों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। वो फर्राटे से अंग्रेजी बोलने लगी थी। गरिमा का सर गर्व से ऊंचा हो रहा था। अनामिका का बेटा रिपोर्ट कार्ड में हाथ लेकर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है? गरिमा ने प्यार से उसे पुचकारा, मगर वो रिपोर्ट कार्ड वहीं टेबल पर फेंक कर अंदर कमरे में भागता चला गया। अनामिका वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। एकदम से बोली, आपको मेरे बच्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला गली मोहल्ले के स्कूलों की भी कोई पढ़ाई होती है? इतना तो आपसे न हुआ कि अपनी बच्चियों के साथ मेरे बेटे का भी एडमिशन करवा देती। बड़ी आई अब हमारी हमदर्द बनने वाली। अनामिका की नफरत भरी आवाज़ पर गरिमा दंग रह गई। तो ये बात थी जो अंदर ही अंदर अनामिका को सता रही थी। गरिमा ने पैसों का हिसाब लगाया, मगर सौरभ के भेजे हुए पैसों में से किसी भी तरह एक और बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाना संभव नहीं था, क्योंकि देवर राकेश घरेलू खर्चों के लिए भी गरिमा से काफ़ी पैसे लिया करता था। अगर गरिमा उन पैसों में से थोड़ी बहुत भी कमी करती तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। भाभी, सारे पैसे आपको अपने पेट पर बांधने की पड़ी है। मुझे गैस का बिल भरना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। घर का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। आप और आपका पति तो सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी। वो इतना चिल्लाने लगता कि गरिमा घबराकर पैसे उसके हाथ में दे देती। सौरभ को वो कुछ न बता सकती थी, क्योंकि वो परदेश में बैठा फालतू में परेशान हो जाता। गरिमा ने कई बार कोशिश की कि वो अनामिका और राकेश की बदतमीजियां उसे बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ी। अनामिका अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में बुरी तरह से जल रही थी, और इस आग पर तेल छिड़का पड़ोस की मौसी कौशल्या ने, जब वो शाम के समय इनके घर आई। अनामिका और गरिमा दोनों आंगन में रखे हुए तख्त पर बैठी थीं। गरिमा शाम के खाने के लिए चावल चुन रही थी, जबकि अनामिका चाय का कप हाथ में लिए अपनी सोचों में गुम थी। मौसी दरवाजे के अंदर आई तो उन्होंने ऊंची आवाज में गरिमा को पुकारा। अनामिका ने देख कर मुंह बना लिया। अब इनके लिए भी उठकर चाय बनानी पड़ेगी। मैं तो नहीं उठ रही, उसने ढीठ होते हुए वहीं दीवार के साथ टेक लगा ली, जबकि गरिमा ने खुश होकर मौसी को अंदर बुलाया। अरे कैसी हो बेटी, सुनाओ तुम्हारा पति कैसा है, और वो दोनों तुम्हारी छोटी बेटियां इतनी प्यारी अंग्रेजी बोलती हैं। सुना है शहर के बड़े महंगे स्कूल में डाला है तुमने उन्हें। कौशल्या मौसी ने आगे होकर पूछा। गरिमा मुस्कुरा दी। जी हाँ, सौरभ ने कहा है कि बच्चियों की शिक्षा पर खास ध्यान देना है और उन्हें हर तरह की सुविधा देनी है। आखिर वो परदेश इन्हीं के लिए तो कमाने गए हैं। गरिमा की बात पर मौसी जोर जोर से सर हिलाने लगी। अरे हाँ भाई, मैं तो तुम्हारी दूर अंदेशी को हमेशा से मानती हूँ। तुम बड़ी समझदार लड़की हो, लेकिन मेरी बहू को देख लो। आज तुम्हारे पास इसी विषय पर बात करने के लिए आई हूँ, मौसी ने चेहरे पर चिंता लाते हुए कहा। गरिमा चौंक सी गई। अनामिका भी सीधी होकर बैठ गई थी। क्या हुआ मौसी, क्या हुआ है आपकी बहू को? गरिमा ने पूछा तो मौसी बोली, बस मुझे तुमसे परामर्श चाहिए बेटा कि मैं बहू को किस तरह से काबू करूं। दिन पर दिन मेरे बेटे के सर पर सवार होती जा रही है। पहले वो जो माजी माजी कहा करता था, अब तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। हर समय उस छमक छल्लो को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाता रहता है। अनामिका एकदम चहककर बोली, अरे मैं बताती हूँ ऐसी लड़कियों को कैसे काबू में किया जाता है। मेरी भाभी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मैंने भी उनको एकदम सीधा कर दिया था। मेरी माँ ने तो अभी अनामिका ने इतना ही कहा था कि मौसी ने अपना हाथ उठाकर कहा, अब तुम तो चुप भी करो। अपना घर तो तुमसे चलाया नहीं जाता। मैं गरिमा से पूछने आई हूँ, ये बड़ी समझदार लड़की है, ये मुझे कोई काम की बात बताएगी। तुम जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मौसी ने अनामिका से कहा तो वह चुप हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। गरिमा ने भी एक नज़र उसे देखा, उसे भी बुरा लगा था, मगर वो यूं मौसी से कुछ न कह पाई। अनामिका ने ईर्ष्या भरी एक निगाह गरिमा पर डाली। हाँ भाई, उसके कानों में सोने के झुमके चमक रहे थे। सारा कमाल पैसे का है। इसका पति बाहर की कमाई भेजता है ना, इसीलिए इस बेकार औरत की भी हर कोई इज्जत करता है, वरना ना इसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। अनामिका ने जलकर सोच और पैर पटकते हुए वहां से उठ गई, मगर उसे चैन न आया। वो आधी रात तक जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चकराती रही। आज गरिमा से अजीब तरह की जलन महसूस हो रही थी। वो साफ देख रही थी कि मोहल्ले भर में भी गरिमा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था। हर कोई अपनी दावत और अपने घर में उसे बुलाते हुए खुशी महसूस करता, जबकि अनामिका को देखकर भी अनदेखा किया जाता था।
ये सब कुछ सिर्फ सौरभ की कमाई की वजह से था। क्या हुआ अगर सौरभ भाई ना रहे तो? ना वो जिंदा होंगे, ना ही वो गरिमा के लिए पैसे भेजा करेंगे, और ना ही उसकी जिंदगी ऐसे चैन से कटेगी। अचानक अनामिका के दिमाग में ये विचार आया। वो चलते चलते रुक सी गई। विचार तो बड़ा बहुत अच्छा था। उसने दिल ही दिल में वो दृश्य सोचा, जब गरिमा बुरी तरह से सौरभ के मरने पर आंसू बहा रही होगी। इसकी दोनों बच्चियों को फीस न देने पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मोहल्ले वाले और परिवार वाले इसे बुरी तरह से धुतकार रहे होंगे, और वो भीख की तरह अनामिका से 2 टाइम की रोटी मांग रही होगी। अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई। यही सब तो वो चाहती थी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव था? विचार तो उसके दिमाग में आ गया था, लेकिन अब इसको पूरा किस तरह से किया जाए? ना जाने वो कितनी देर तक सोचती रही। सुबह होने तक वो फैसला कर चुकी थी। उसका एक कजिन भाई दुबई में रहा करता था। वो काफ़ी पैसे वाला आदमी था। सब लोगों ने उससे संबंध खत्म कर रखा था, क्योंकि वो छटा हुआ बदमाश था। दुबई में भी वो गैर कानूनी काम करके ही पैसा कमाया करता था। एक समय में वो और अनामिका बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अनामिका जानती थी कि अब भी अगर वो उससे कोई डिमांड करेगी तो वो इनकार नहीं करेगा। अगले दिन वो सुबह जागी तो बड़ी बेचैन थी। उसने किसी ना किसी तरह अपने उसे दुबई वाले कजिन का नंबर ढूंढ लिया था। राकेश काम पर गया और गरिमा घर के कामों में व्यस्त हो गई, तो वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर ऊपर छत पर चली आई। ऊपर आते ही उसने अपने कजिन रंजीत को फ़ोन मिला दिया। रंजीत उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। अनामिका ने मीठे स्वर में उसे अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया, तो रंजीत जैसे सर के बल हर उसका आदेश मानने पर तैयार हो गया। अनामिका ने बड़े प्यार से रंजीत को कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा जेठ सौरव जो दुबई में रहता है तुम उसे ढूंढो और जान से मार दो। उसने एक समय में मुझ पर बुरी नज़र रखी थी, और अब भी वो मुझे फ़ोन पर धमकियाँ देता रहता है कि मेरा घर बर्बाद कर देगा। जब तक वो मरेगा नहीं, मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं हो सकता। अनामिका ने झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कहा। दूसरी ओर अक्ल का अंधा रंजीत सौरव पर बिफर गया था। मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर भेजो, मैं आज रात ही उसका काम तमाम कर दूंगा। रंजीत के पूछने पर अनामिका ने मुस्कुराते हुए सौरव की फ़ोटो से भेज दी थी। वो संतुष्ट थी, जानती थी कि रंजीत ने जो कहा है वो ज़रूर करेगा। वो कुछ देर तक फ़ोन हाथ में लिए टहलती रही। रंजीत ने तस्वीर देखते ही ओके का मैसेज भेज दिया और कहा था कि वो रात तक इंतज़ार करे। वो रात में उससे सौरव के मरने का सबूत भेज देगा। अनामिका गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। नीचे गरिमा बाजार से कुछ कपड़े लेकर आई थी। अनामिका मुस्कुराते उसके पास आ बैठी। गरिमा ने जो इतने समय बाद अनामिका को खुशी खुशी अपने पास बैठे देखा तो बहुत खुश हुई। ये देखो अनामिका, ये वाला जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। गरिमा ने प्यार से जोड़ा उसकी ओर बढ़ाया। अनामिका ने मुस्कुराते हुए जोड़ा उससे ले लिया और दिल ही दिल में सोचने लगी, बस कुछ ही दिनों की बात है। विदेश से आने वाली लंबी लंबी पूंजी तो अब खत्म ही समझो। सूट लेकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। अब वो रात का इंतजार कर रही थी। दिन शाम में बदला और शाम रात में बदल गई। अनामिका की व्याकुलता चरम पर थी। मोबाइल उसने हाथ में रखा हुआ था। रात 12 बजे के करीब उसका फ़ोन बजा तो वो उछल पड़ी। जल्दी से उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी ओर रंजीत था, जो फूली हुई सांसों से उसे बता रहा था कि उसने अनामिका से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। अनामिका का दिल खुशी के मारे उछल कर गले में आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने सोचा था वो सच हो गया था। अब अनामिका और उसकी दोनों बेटियां उसकी दया पर होंगी। मैं इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी और एक टाइम की रोटी भी नहीं दिया करूंगी। अनामिका ने दिल ही दिल में सोचा और खुशी से नाचते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। अब वो संतुष्ट थी। दिन 2 दिन बाद पहली तारीख थी। पहली को ही सौरव पैसे भेजा करता था। भाभी, पैसे आए तो सबसे पहले मुझे बिजली के बिल के पैसे दीजिएगा। राकेश ने गरिमा से कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें दे दूंगी। गरिमा की बात सुनकर अनामिका दिल में हंस पड़ी। अब कहाँ कहीं से पैसे नहीं आने वाले, भूखी मरोगी तुम। 2 दिन गुजर गए। अनामिका आराम से बैठी थी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब ठीक 2 दिन बाद गरिमा के नाम पर उतने ही रुपए का ड्राफ्ट आया जितना सौरभ उसे भेजा करता था। अनामिका फटी फटी आंखों से गरिमा के हाथ में मौजूद नोटों की गड्डियां देख रही थी। जी वो अभी बैंक से निकलवा कर लाई थी। ये कैसे संभव है? उसके होठों से अचानक निकला। गरिमा चौंक गई। तुमने कुछ कहा अनामिका? उसने पूछा, मगर अनामिका सटपटा सी गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रंजीत ने उससे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं था। रंजीत ने खुद कहा था कि सौरभ मर चुका है। उसने कई बार रंजीत का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर उसका नंबर न लगा। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। गरिमा कुछ खबर न थी कि अनामिका के दिल में क्या चल रहा है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। बस एक अजीब बात हुई कि गरिमा के नंबर पर अब सौरव की कोई कॉल ना आती। गरिमा भी परेशान होती, मगर यही सोचकर खुद को समझा लेती थी कि सौरभ शायद बिजी है, इसीलिए उसे कॉल करने का समय नहीं मिल रहा। धीरे धीरे पूरा 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद ठीक पहली तारीख को गरिमा को फिर से पैसे प्राप्त हो गए थे, लेकिन सौरभ का फ़ोन ना आना था ना आया।
3 महीने इसी तरह से गुजर गए। गरिमा के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। वो अब सौरव के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। अनामिका जले पैर की बिल्ली की तरह घूमती रहती, मगर अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। ये समस्या हल करना ज़रूरी थी। उस दिन भी गरिमा बैंक से पैसे निकलवा कर आई। मुझे सोने के कुछ गहने बनवाने हैं, मैं शाम में ज्वेलर के पास जाऊंगी। राकेश, तो मुझे लेकर जाना, गरिमा ने कहा तो अचानक अनामिका ने चाय का कप जमीन पर पटका और बिफर गई। किस खुशी में सोने के गहने बना रही हो आप? पिछले 3 महीने से तुम्हारे पति ने तुम्हें एक फोन कॉल तक नहीं किया, ना उन्होंने कोई खत लिखा है, ना ही उनका कोई समाचार मिला है। साफ पता चल रहा है कि दुबई में उनका देहांत हो चुका है, वो मर चुके हैं, और तुम इतनी बेशर्म औरत हो कि पति के मरने के बाद भी गहने बनवा रही हो। कहाँ से आ रहे हैं ये सारे पैसे? और तुम इतनी खुश क्यों हो? कहीं तुम्हारा कोई छुपा हुआ आशिक तो नहीं जो दुबई में बैठा है और तुम्हारे नाम पर इतने रुपए भेज रहा है? अनामिका ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। गरिमा हक्का बक्का रह गई, मगर देवर ने भी चौंक कर गरिमा को देखा। अनामिका कह तो ठीक रही थी, 3 महीने हो गए हैं, सौरभ भाई का कोई अता पता नहीं। पहले वो हर महीने मुझे भी फोन किया करते थे, लेकिन अब तो उनका नंबर लगातार बंद आता है। तो फिर आपको पैसे कौन भेजता है? राकेश का स्वर भी बदल गया था। गरिमा हक्का बक्का रह गई। सौरभ बिजी होंगे इसलिए उन्होंने संपर्क नहीं किया, लेकिन हर महीने उन्हीं के नाम से मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। गरिमा ने सफाई देने की कोशिश की, मगर अनामिका ने चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लिया। जरूर ये चरित्रहीन औरत है, इसने यहाँ से जाते ही सौरभ भाई को जान से मरवा दिया है, और वहाँ इसका कोई आशिक बैठा है जो इसके नाम पर पैसे भेजता रहता है। वाह भाई वाह, यहाँ तो पति भी जरूरत पूरी नहीं करते, और एक ये मैडम है कि बाहर के देश से आशिक पैसे भेजते हैं इनके लिए। अनामिका ने आसमान पर सर पर उठा रखा था। राकेश भी तनकर खड़ा हो गया। बस करो भाभी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप बेवकूफ़ बना रही हैं। मैं अपने जानने वालों से पता करवा लेता हूँ कि सौरभ भाई जिंदा है या नहीं। वो घर से बाहर निकलता चला गया। गरिमा वहीं बैठी की बैठी रह गई। शाम तक राकेश ने ना जाने किस किससे संपर्क किया, लेकिन जब रात के समय वो घर वापस आया तो गुस्से में लाल हो रहा था। उठाओ सामान और निकल जाओ मेरे घर से, घटिया औरत। मेरा भाई तो 3 महीने पहले ही दुबई में मारा जा चुका है, तुम्हें पैसे भेजने वाला कौन है? राकेश की बात पर अनामिका भी कमरे से निकल आई। देखा, मैं ना कहती थी, ये औरत है ही चरित्रहीन, हराम की कमाई से खुद भी जी रही है और हमें भी नरक पहुंचाना चाह रही है। मुझे तो ऐसे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं। अनामिका ने कानों को हाथ लगाया। देवर गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गरिमा को हाथ से पकड़ा और दोनों बेटियां समेत घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। अनामिका बहुत खुश थी, आज उसकी सालों पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी। गरिमा नाम का कांटा उसकी जिंदगी से निकल चुका था, 3 महीने बाद ही सही, लेकिन आखिरकार वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो ही गई थी। अब गरिमा और उसकी बेटियां सड़कों पर भटकती रहेंगी और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। इस सोच ने अनामिका के अंदर तक खुशी भर दी। चैन से अंदर कमरे में जाकर लेट गई। बाहर गरिमा जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए दया की भीख मांग रही थी, मगर अनामिका ने कान बंद कर लिए। सुबह होने तक खुद ही कहीं चली जाएगी, मैं तो बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगी, उसने पक्का इरादा किया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह का उजाला फैल चुका था। अनामिका जाकर कमरे से बाहर निकली तो बाहर से आने वाली आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। अनामिका मुस्कुरा दी। लगता है रात गए कहीं चली गई है, अब ये पूरा घर मेरा है, अनामिका ने खुद से बात करते हुए कहा। अचानक ही उसे घर से बाहर कुछ आहट सी महसूस हुई। सुबह सुबह कौन आ गया, अनामिका ने सोचा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो दृश्य उसे नजर आया, उसने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। खुले दरवाजे की दाईं ओर गरिमा जमीन पर बैठी थी। उसे अपनी दोनों बच्चियों को अपने साथ लिपटा रखा था। शायद वो रात से कहीं गई ही नहीं थी, घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। मगर हैरान होने का कारण गरिमा नहीं थी, बल्कि वो सौरभ था, जो शायद अभी अभी सामने खड़ी टैक्सी से नीचे उतरा था। उसके हाथ में उसका सामान था और वो हैरत भरी नजरों से दरवाजे के साथ बैठी गरिमा को देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सुबह घर से बाहर क्यों बैठी हो? गरिमा ने सिर उठाकर देखा। सौरभ उससे पूछ रहा था। गरिमा की हालत बुरी हो चुकी थी। दोनों बेटियां भी सर्दी के मारे थरथर कांप रही थीं। पापा, चाचा और चाची ने कल रात को मम्मी और हमें घर से निकाल दिया था। बड़ी बेटी रोते हुए बाप से लिपट गई। सौरभ ने झटका खाकर अनामिका की ओर देखा, जो खुद फटी फटी आंखों से सारा दृश्य देख रही थी। सौरभ जिंदा होकर कैसे वापस आ गया था? ये तो असंभव था, मगर सौरभ का पारा चढ़ चुका था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ना होते हुए मेरी पत्नी को निकालने की? 3 महीने तक अगर मैंने उसको कोई कॉल नहीं की तो इसका ये मतलब तो नहीं था कि उसका कोई वारिस ही नहीं। कठोर स्वर में कहता हुआ वो हाथ से पकड़कर गरिमा को अंदर घर के ले आया था। अंदर से आंखें मलता हुआ राकेश भी बाहर निकल आया। उसने भी जो सौरभ सौरभ को जिंदा अपने सामने खड़े देखा तो हैरान रह गया, ये कैसे संभव है? मैंने तो हर जगह पता करवा लिया था, सबने कहा था कि आपका देहांत हो चुका है, आप जिंदा कैसे हैं? राकेश के मुंह से अचानक निकला। सौरभ ये सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम लोग मेरी मौत की खबर को सच मान बैठे और मेरी पत्नी और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया।
मैं वहाँ पर एक कानूनी चक्कर में फंस गया था, जिसके कारण 3 महीने तक मैं गरिमा के साथ कोई संपर्क न रख सका। 3 महीने पहले मुझ पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। उसने मुझे अपनी तरफ से तो जान से मार ही दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मुझे होश आ गया और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मुझ पर हमला करने वाला तो अगली सुबह ही पकड़ा गया था, मगर क्योंकि मैं दूसरे देश का था, इसलिए मुझे कई बार अदालत और पुलिस स्टेशन जाते रहना पड़ा। मैं इस सारे चक्कर को तुम लोगों से दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने इन 3 महीने तुम लोगों से कोई संपर्क भी नहीं किया। सौरभ ने अपनी बात गंभीरता से पूरी की। गरिमा ने भी सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। कल पूरी रात उस पर कैसी बीती थी, ये तो बस वही जानती थी। वो रो रोकर सौरभ की वापसी की प्रार्थनाएं करती रही थी। शायद ये उसकी प्रार्थनाओं का ही असर था कि सुबह सवेरे उसका पति वापस लौट आया था। गरिमा फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, ये मेरा घर है। इस घर में वो लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते जिन्होंने मेरे न रहते हुए मेरी पत्नी और बेटियों को घर से निकाला। राकेश, अपना और अपनी पत्नी का सामान उठा और जहां मर्जी जाकर रहना है रह लो। सौरभ ने गुस्से से कहा। राकेश बौखला गया। अनामिका भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका किया सब उल्टा पड़ गया था। उसने गरिमा और सौरभ दोनों की मिन्नतें की। वो जानती थी कि राकेश की सैलरी में उसका गुजारा असंभव है, मगर सौरभ ने फैसला कर लिया था। उसने अनामिका और राकेश को सामान समेत घर से निकालकर दम ही लिया। अनामिका, जो गरिमा को अपमानित और बेघर करने के सपने देख रही थी, अब खुद किराए के मकान में रहने और घुट घुट कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।